एक उत्पादक हो या विक्रेता हो, वो हमेशा चाहता है कि वस्तु की कीमत ऊंची कीमत पर ज्यादा से ज्यादा मात्रा बेचा जाए, जिससे उसको लाभ की प्राप्ति अधिक होती है। तो ऐसे में ये जो नियम है ये हर जगह लागू होता है। एक सार्वभौमिक नियम है कि उत्पादक या विक्रेता अधिक कीमत पर अधिक मात्रा बेचना चाहता है। इस चीज को प्रोफेसर मार्शल ने पूर्ति के नियम से के नाम दिया है। पूर्ति के नियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अवधारणा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें आना चाहिए। आपके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि एग्जाम में अक्सर पूर्ति के नियम के बारे में पूछा जाता है। एक्चुअली पूर्ति का नियम भी प्रोफेसर मार्शल की एक अवधारणा है, जिसके अनुसार उन्होंने कहा कि अगर वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो वस्तु की पूर्ति की मात्रा भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि यह विक्रेताओं की अवधारणा है, विक्रेता की मानसिकता है कि हर विक्रेता चाहता है कि महंगा बेचा जाए, क्योंकि महंगा बेचेगा तो लाभ की मात्रा भी बढ़ेगी। उत्पादक लाभ के लिए काम करता है तो उसको लाभ चाहिए। लाभ कब मिलेगा? जब ऊंची कीमत पर बेचा जाए। तो प्रत्येक विक्रेता वस्तु की कीमत बढ़ने पर अधिक मात्रा पूर्ति करेगा। वहीं पर अगर वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो पूर्ति की मात्रा वो कम कर देता है। दैट इज पूर्ति का नियम। इसका मतलब होता है, इस नियम को अगर हम सदे कि अगर अन्य बातें स्थिर रहे, क्या रहे? अन्य बातें स्थिर रहे, ठीक है। अन्य बातों के स्थिर रहने की दशा में यदि वस्तु की कीमत बढ़ती है तो, यदि वस्तु की कीमत बढ़ती है तो क्या होगा? पूर्ति की मात्रा भी बढ़ेगी। जबकि ठीक इसके विपरीत अगर कीमत घटे तो क्या होगा? पूर्ति भी घटेगी। ठीक है, कहने का मतलब है आज को हम शॉर्ट में देखना है तो एक तरफ लिखते हैं हम वस्तु की कीमत, एक तरफ लिखते हैं पूर्ति की मात्रा, यानी कि P और Q। वस्तु की कीमत हमारी बढ़ रही है तो यहाँ पर वस्तु की पूर्ति की मात्रा में भी क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। ठीक इसके उल्टा वस्तु की कीमत में कमी आ रही है तो पूर्ति की मात्रा में भी कमी हो रही है। इसका मतलब साफ है, पूर्ति का नियम ये बताता है, क्या बताता है? पूर्ति के नियम ये बताता है कि वस्तु की कीमत तथा पूर्ति में कैसा संबंध होता है? धनात्मक, यूं क्या है इसको क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष संबंध होता है। ठीक है ना, प्रत्यक्ष संबंध होता है, यही पूर्ति का नियम है। इसी कारण से जो पूर्ति वक्र होता है, कैसा होता है? जो पूर्ति वक्र होता है वो हमेशा नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर चढ़ता हुआ होता है। किस तरह से होता है? एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, उदाहरण हम लेते हैं वस्तु की कीमत, अलग अलग कीमत, और वहां पर लेंगे वस्तु की पूर्ति की मात्रा। कीमत मतलब P, मात्रा मतलब Q। ध्यान में रखिएगा, इसको अच्छा समझते हैं। अगर वस्तु की कीमत 2 है, 4, 6, 8, 10 तो पूर्ति की मात्रा के साथ क्या संबंध होगा हमें ये समझना है। तो वस्तु की कीमत 2 है, पूर्ति की मात्रा 10, वस्तु की कीमत बढ़ के 4 होगी, पूर्ति की मात्रा 20, 6 के होने पर 40, 80 होने पर 60 और 10 होने पर 80। ठीक है, थोड़ा सा गलत हो गया, इसे कर लेते हैं 30, 40 और ये हो गया 50। ठीक है, ये वस्तु की पूर्ति की मात्रा। अब क्या होता है यहाँ पर? अब यहाँ पर बात ये होती है दोनों के बीच में, देखिए अगर कीमत बढ़ती है तो पूर्ति की मात्रा वृद्धि होगी। ऐसे में जो ग्राफ बनेगा इसका, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या चीज? पूर्ति वक्र, वो धनात्मक संबंध ऊपर की ओर चढ़ता हुआ दिखाएगा। किस तरह से दिखाएगा? एक तरफ लेते हैं हम वस्तु की कीमत, ठीक है, यहाँ पर लेते हैं वस्तु की कीमत कितना है? 2, 4, 6, 8 और 10। यहाँ पर पूर्ति की मात्रा कितने का लिखना है? 10, 10 का 10, 20, 30, 40 और 50। तो ऐसे मिला कि पहले 2 पर कितना है? 10, 2 पर 10, 4 पर 20, 6 पर 30, 8 पर 40 और 10 पर 50। ठीक है ना, ये हो गया। अब सारे पॉइंट को आपस में क्या कर देगा? मिला देंगे कुछ इस तरह से। ये हो गया पूर्ति वक्र, जो कैसा संबंध बताता है बेटा? धनात्मक संबंध बताता है। अब एक सार्वभौमिक नियम है, मतलब प्रत्येक जगह पूर्ति का नियम प्रत्येक विक्रेता की स्थिति में लागू होता है, लेकिन उसके बावजूद अब देखिए यहाँ पर कुछ चीजें हैं। क्या ये पूर्ति का नियम लागू होने की कुछ शर्तें? हाँ,
शर्तें हैं। शर्तें वो है जो बताता है कि अन्य बातें स्थिर रहे। तो कहते हैं पूर्ति के नियम की प्रमुख मान्यताएं कौन कौन सी है। अगर इसकी मान्यताओं की बात करते हैं तो हम ये कहेंगे वस्तु की, ठीक ना, कि उत्पादन के साधनों की कीमत में कोई परिवर्तन, सुनिएगा, पूर्ति की मान्यता है उत्पादन के साधनों की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उत्पादन तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, फर्मों की संख्या स्थिर होनी चाहिए, उसमें कम या ज्यादा नहीं होनी चाहिए, भविष्य में वस्तु की कीमतों की परिवर्तन की संभावना में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया। सरकार की नीतियों में जैसे कर हो गया, सब्सिडी वगैरह हो गया, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जब ये सभी कारक स्थिर रहते हैं तो उसी दशा में वस्तु पूर्ति का नियम लागू होता है। लेकिन क्या पूर्ति का नियम, एक क्वेश्चन भी आता है, स्टूडेंट पूछते हैं कि सर क्या पूर्ति का नियम हर जगह लागू होता है? तो आंसर होगा नहीं। पूर्ति का नियम की कुछ अपवाद भी है, मतलब एक ऐसी जगह पर भी है जहां पर पूर्ति का नियम लागू नहीं होता है। अब कौन कौन से ऐसी जगह पर, कौन कौन से ऐसी चीजें जहां पर पूर्ति का नियम लागू नहीं होता, मतलब महंगा समय होगा तभी ज्यादा बेचेंगे, ऐसा नियम लागू नहीं होता है, वो हमें समझना पड़ेगा। चलिए हम बात करते हैं पूर्ति के नियम के अपवाद। जब हम पूर्ति के नियम के अपवाद की बात करते हैं तो कहने का मतलब ये होता है कि ऐसी कौन सी जगह है, कौन से कंडीशन है, कौन सी शर्तें हैं जहां पर पूर्ति का नियम लागू नहीं होता है। पूर्ति का नियम दोबारा बता दूं, ऐसा नियम है जो ये बताता है कि वस्तु की कीमत के बढ़ने से वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है, वही वस्तु की कीमत के घटने से वस्तु की पूर्ति भी घट जाती है। लेकिन कुछ वस्तुएं हैं, कुछ दशाएं हैं जहां पर पूर्ति का नियम लागू नहीं होता। सबसे पहले कृषि वस्तुएं। कृषिगत वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जहां पर सरकार का दबाव होता है कि उत्पादक वस्तु की कीमत नहीं बढ़। मान लीजिए, ठीक है ना, अब मान लीजिए कि क्या हो रहा है ना, मान लीजिए उसकी दशा आ रही है, मतलब सूखा बढ़ गया, बाढ़ आ गया, कि कुछ प्राकृतिक आपदाएं आ गई। अब प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए कृषि की वस्तुओं की अचानक मांग बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो ऐसे में विक्रेता उसकी कीमत नहीं बढ़ा सकता, कीमत के बढ़ने से पूर्ति ज्यादा नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर विक्रेता के ऊपर कुछ कंडीशंस लागू होते हैं कृषि वस्तु के ऊपर, ठीक है ना, कि कीमत बढ़ रही है, पूर्ति बढ़ा दो, ऐसा पॉसिबल वहां पर नहीं हो पाता है। दूसरी चीज है नाशवान वस्तु, मतलब ऐसी वस्तुएं जो जल्दी खत्म हो जाती, मतलब जल्दी बर्बाद होती है, जो जल्दी खराब हो जाती हैं, ठीक है ना, डिकम्पोज हो जाती हैं। जैसे खाने पीने की वस्तुएं हो गई, मिठाइयां हो गई, या फिर दूध से बने हुए सामान हो गए। इन पर क्या वो विक्रेता जो है केवल और केवल वस्तु के रेट बढ़ने का इंतजार करेगा कि जब रेट बढ़ेगा तभी बेचेंगे, तब तक तो वस्तुएं खराब हो जाएंगी ना। जैसे सब्जियां होती हैं, आप देखिएगा सब्जी मार्केट में कभी जाइएगा, जब सब्जी मार्केट जैसे खुलता है दिन के टाइम, लोग भीड़ होती है, उसमें सब्जियों का रेट बहुत होता है, सब्जियों का रेट बहुत होता है, क्योंकि ज्यादा कीमत पर ज्यादा मात्रा बेचना चाहता है। लेकिन जैसे जैसे शाम ढलते जाती है, रात होने लगती है, बाजार में लोग कम आते हैं, वैसे वैसे सब्जियों का रेट कम हो लगता है, क्योंकि सब्जियां आज नहीं बिकी तो कल तक वो सब्जियां खराब हो जाएंगी, सड़ जाएंगी, सूख जाएंगी, उसका कलर खराब हो जाएगा, कोई खरीदेगा नहीं। तो लास्ट टाइम में जो विक्रेता और सब्जी विक्रेता होता है, उन सब्जियों को क्या करते हैं, कम दाम पे ही कह रहा है छोड़ दो, कुछ तो आ रहा है, तो कम दाम पे बेचना शुरू कर देता। तो वहां पर पूर्ति का नियम लागू नहीं हुआ ना, बिल्कुल नहीं है। अब जैसे खाने पीने का सामान है, अब दुकानदार को लगने के माल बिक नहीं रहा है उस कीमत पर और नहीं बेचेगा तो कल तक तो खराब हो जाएगा, तो कह रहा है यार कुछ छूट डिस्काउंट वगैरह देके कीमतें कम करके बेचना शुरू कर। तो यहां पर भी पूर्ति का नियम लागू नहीं होता है। अब बात है, और नेक्स्ट होता है सामाजिक प्रतिष्ठा वाले, मतलब जो केवल का लोगों के मान सम्मान से जुड़ा होता है, सामान और सामाजिक प्रतिष्ठा वाली वस्तु की पूर्ति ऑलरेडी कम होती है, क्योंकि मांग ही नहीं होती, खरीदेगा कौन, क्योंकि सामाजिक प्रतिष्ठा वाले लोग ही कम होते हैं, जो बहुत ही ज्यादा अमीर होते हैं, वही दिखावे का सामान करते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर कि कीमतें बढ़ेंगी तो अधिक मात्रा में पूर्ति करते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल। जैसे हीरा है, हीरा जितना महंगा हो, ठीक है ना, उतना ही लोग डिमांड करते हैं, लेकिन ज्यादा महंगा हो गया तो उस पर ज्यादा कीमत हीरा की सप्लाई कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। तो सामाजिक प्रतिष्ठा वाली वस्तुओं पे भी पूर्ति का नियम लागू नहीं होता है। समझ में आ गया? कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू।